स्टार्ट। तो आइए मेरे दोस्तों, आज एक नए सेट आप लोग के लिए लाए हैं जो बीपीएससी और एस्टेट पेपर, खासकर मैथ्स के लिए जो 9th-10th की तैयारी कर रहे हैं, जो मैथ्स टीचर बनना चाहते हैं इन फ्यूचर, उनके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। और इसके पहले वाले सेट का सॉल्यूशन भी हम लोग करते आ रहे हैं और ये सीरीज आगे बढ़ेगा। तो जिसमें कल जो है इसका एक पार्ट हो गया है, जिसमें 100 तक का सॉल्यूशन हम लोग देखे थे। और आज उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे 101 से। तो 101 नंबर में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आयत चित्र से प्राप्त किया जा सकता है। ये आयत चित्र का मतलब क्या होता है? आयत चित्र जो फिगर जो बनाते हैं ना, हिस्टोग्राम, जहाँ पे नीचे जो एक्स एक्सिस पे रहता है वहाँ पे आप वर्ग अंतराल लिखते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये सब लिखते हैं। और ऊपर जो लिखते हैं वो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो बारंबारता और वर्ग अंतराल की बात है, तो ये बहुलक निकालने का आयत चित्र जो है एक अच्छा माध्यम है। उससे बहुलक आसानी से निकाला जाता है, क्योंकि बहुलक क्या होता है? जिसकी ज़्यादा बारंबारता होती है, तो उससे बहुत आसानी से देख लेते हैं कि किसका जो है ज़्यादा हाइट है, उससे आप आसानी से बहुलक निकाल लेते हैं। तो बहुलक निकाला जाता है उससे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। आगे देखिए, इससे आगे अगर हम लोग देखें, ये क्या है पढ़िए। ये तो डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ लिया है, तो इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता है। आप फॉर्मूला याद रखिए। बोला क्या जा रहा है? ऊंचाई h है और त्रिज्या r1 r2 वाले शंकु के छिन्नक का आयतन, छिन्नक यानी बाल्टी, फ्रस्टम जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो बाल्टी जो होता है ना, बाल्टी कैसा होता है बताइए? बाल्टी ऐसा होता है, नीचे भी सर्कुलर होता है, ऊपर भी सर्कुलर होता है। ठीक है। और ये बाहर जो बड़ा रेडियस है, इसको मान लिया जाए ये कैपिटल आर है, तो ये स्मॉल आर होता है। मान लिया ये R1 है और ये R2 है, और ये इसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। तो इसके आयतन का फॉर्मूला याद रखिएगा, 1/3 पाई h इंटू क्या करिएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और फिर R1 R2 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर। R1 R2 तो बड़ा छोटा हो गया ना, R1 R2 से पीछे वाला पर्दा लगा दीजिए, तो पीछे वाला जो पर्दा है। हाँ ठीक। आगे इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अरे क्या हो गया? हम्म। कहाँ कहाँ आ गया? ये ये तो लगता है पहले वाला आ गया जी। ऐसे कैसे हो गया? कितना नंबर था? ये 80 आया। हाँ 101 हुआ, ठीक है। 102 अभी किए ना हम लोग। आ गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो है हम लोग इसको देखते हैं, पढ़िए। बोल रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के ऊपरी भाग पर समान आधार वाला एक शंकु फिट किया गया है। यानी एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसके ऊपरी भाग पे क्या फिट किया गया है? शंकु फिट किया गया। तो ऐसा करता हूं, नीचे बना देता हूं सिलेंडर। सही रहेगा ना?
तो यहाँ पे नीचे बना देते हैं हम लोग सिलेंडर और इसके ऊपर लगा देते हैं शंकु को। लेकिन आधार सेम है तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए सेम। तो समान आधार का एक शंकु ऊपर फिट कर दिया गया है। फिर आगे बोलता है यदि शंकु की ऊंचाई h है और संपूर्ण ठोस का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना है। शंकु के ऊंचाई के बारे में बोल रहा है कि जो कोण है इसका जो ऊंचाई है वो h है, और ये जो संपूर्ण ठोस बोले तो बेलन और शंकु दोनों मिलाकर, तब बेलन और शंकु दोनों मिलाकर अगर आयतन आपसे पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, आर तो सेम रहेगा दोनों का, इसका हाइट कुछ अलग रहेगा तो इसको हम h डैश मान लेते हैं। अब आगे मुझे आप ये बताइए कि लिखा हुआ है कि यदि शंकु की ऊंचाई h है और संपूर्ण ठोस का जो आयतन है शंकु के आयतन का 3 गुना है, तो संपूर्ण ठोस का आयतन, पहले शंकु का आयतन निकालिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और प्लस हो जाएगा इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच, इसका एच डैश रहेगा, ये बराबर है शंकु के आयतन का 3 गुना। तो शंकु का आयतन कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका 3 गुना करिएगा तो इससे ही कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच डैश, और वहां पाई आर स्क्वायर में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घटाइएगा, तो 1 में 1/3 घटाइएगा तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, सही है ना। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा। तो आपसे पूछा यही जा रहा था तो 2h/3 पूछा जा रहा है कि बताइए कि बेलन की ऊंचाई क्या है, तब बेलन की ऊंचाई है 2h/3, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, इसको पढ़िए। बोला जा रहा है कि n प्रेक्षणों का समांतर माध्य x बार है, n संख्या है जिसका समांतर माध्य क्या दिया हुआ है, x बार दिया हुआ है। यदि एक प्रेक्षण xn+1 इसमें शामिल कर लिया जाए तब माध्य समान रहता है, तो xn+1 का मान क्या होगा, यानी जो शामिल किया जा रहा है वो नंबर क्या होगा। आइए थोड़ा सा समझिएगा इसका ध्यान से। जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 2 3 का माध्य बताइए क्या होगा, तो माध्य का मतलब होता है सभी को जोड़कर जितना है उतना से डिवाइड, तो 3 2 5 1 6/3 करेंगे तो 2 होगा। मैं अगर आपसे बोलूं कि प्रत्येक संख्या को आप 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 से गुना करिएगा तो ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 6 होगा। अब नया वाला माध्य बताइए 4। तो आपने नोटिस किया प्रत्येक संख्या को दोगुना किया जा रहा है तो माध्य भी दोगुना हो रहा है। तो जो ऑपरेशन प्रत्येक संख्या में किया जाएगा वही ऑपरेशन आपको किस में करना है, माध्य में भी कर लेना है, ठीक। लेकिन अब इस प्रश्न में बोला क्या है कि माध्य सेम रहता है, माध्य सेम किस कंडीशन में रहा है रहेगा ये बताइए, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा जा रहा है उसके बावजूद भी माध्य अगर सेम है तो आप एक बात बताइए, यही नंबर को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, 1 2 3 है, इसका माध्य आपने कितना बताया 2, तब माध्य 2 है, और अगर इसमें 2 को शामिल कर लें, यानी अब आपसे पूछे 1 2 3 2, इसका माध्य बताइए क्या होगा, तो इसका अगर माध्य पूछ ले तो ये हो जाएगा 3 2 5 2 7 1 8, 8/4, यानी ये भी 2। तो कभी भी शामिल किया जा रहा है, 2 3 तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कोई नया प्रेक्षण अगर शामिल किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए प्रत्येक को हम 2 से गुना कर देंगे, तो जो नया वाला संख्या बनेगा उसका माध्य क्या होगा, तो माध्य भी 2 से गुना हो जाएगा। पहले अगर माध्य 10 रहेगा तो अब 10 दूना 20 हो जाएगा। लेकिन यहां बोल रहा है माध्य सेम है, तो माध्य सेम तब रहेगा जब जोड़ी गई संख्या माध्य के बराबर ही जोड़ा जाएगा। जैसे जोड़ी गई संख्या यहां पे जैसे क्या था, माध्य 2 था और इसमें हमने 2 शामिल कर लिया, तो जैसे ही 2 शामिल कर लिया तब 4 संख्या बन गया, और चारों का माध्य निकाल रहे हैं तो देखिए सेम आ रहा है कि नहीं। तो माध्य सेम तब होता है जब जोड़ी गई संख्या किसके बराबर होता है, माध्य के बराबर होता है। तो पहले से माध्य कितना था, x बार था, n प्रेक्षणों का माध्य x बार था, और इसमें एक नया प्रेक्षण आपने जोड़ दिया xn+1, जिससे कह रहा है माध्य बिल्कुल सेम रहता है। इसका मतलब जोड़ी गई जो संख्या जो होगा वो माध्य के बराबर होगा, यानी x बार होगा। तो आपको कौन सा आंसर मारना है, डी, सही है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगली बात, कितना नंबर था ये, 106।
105 इसमें नहीं है, समझिएगा। छूट गया तो बाद में आप लोग को बता देंगे। देखिए, अब इसको करिए। एक त्रिभुज क्षेत्र एबीसी है जिसकी ऊंचाई एडी 20√2 cm है, वो सरल रेखा बीसी के समांतर खींची गई एल द्वारा समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में बांट दिया जाता है। तो बिंदु ए से एल की लंबवत दूरी कितनी है? सबसे पहले बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक। तो आप एक त्रिभुज बनाइए एबीसी। तो मैंने क्या किया, एबीसी एक त्रिभुज बनाया। मैंने एबीसी एक त्रिभुज बनाया और एक लाइन है, एक लाइन है, मान लिया जाए कि यही लाइन रहा होगा, ठीक है। ये लाइन है एल, इस लाइन का नाम क्या है? एल। तो ये जो लाइन है इसका काम क्या है, जल्दी बोलिए। ये लाइन जो है इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटता है एरिया के हिसाब से। यानी ऊपर एरिया अगर एक होगा तो नीचे एरिया भी एक होगा, बराबर क्षेत्रफल में बांटता है। तो अगर एरिया एक होगा तो इस त्रिभुज की मैं बात करूं, इसका नाम डी दे दीजिए और इसका नाम ई दे दीजिए, ये पूरा एल है, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बता दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा? एडीई का क्षेत्रफल कितना है? एक है। तो अगर ये बराबर क्षेत्रफल में बांट रहा है तो मैंने क्या बोला था कि क्षेत्रफल से अगर भुजा आना रहेगा तो स्क्वायर से रूट कर लीजिएगा। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा? समरूप होगा। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, क्योंकि अगर समांतर ये है तो ये बराबर ये कोण संगत कोण से, और ये बराबर ये कोण भी संगत कोण से हो जाएगा, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ये वाला जो त्रिभुज बड़ा वाला देख रहे हैं, छोटा वाला देख रहे हैं, पूरे बड़ा वाला के साथ क्या होगा? सिमिलर होगा। तो दोनों त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगा, चाहे ऊंचाई रहे चाहे कुछ भी रहे, उसके वर्ग के क्या होगा? अनुपात के बराबर होगा। तो आप एडीई का कोई देखिए साइड की बात कर रहा होगा या तो ऊंचाई की बात कर रहा होगा, तो साइड की नहीं ऊंचाई की बात कर रहा है, तो यहां से आप ऊंचाई ले लीजिए। तो ये बोल क्या रहा है? बिंदु ए से एल की लंबवत दूरी क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये वाला दूरी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एम पॉइंट पर मान लीजिए कट कर रहा होगा, तो अगर इसका क्षेत्रफल, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल अगर एक है तो भुजा का मान बताइए तो क्या होगा? तो क्षेत्रफल से अगर भुजा आना रहेगा, क्षेत्रफल से अगर भुजा आना रहेगा तो रूट कर देंगे, या आप ऐसे कर लीजिए ना, एम का स्क्वायर अब बटे इसका नाम कुछ दे लीजिए ए, नहीं नहीं वो तो डी अलग से नाम दे दिए थे, एक ए का स्क्वायर, ऐसा हम कर लेते हैं। अब एडी का क्षेत्रफल कितना है ये पहले बताइए, तो आप बोलेंगे इसका एक है। अब पूरा एबीसी का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा? तो एक और एक मिला दीजिएगा तो दो होगा, और इधर एम का स्क्वायर बटे एक ए का स्क्वायर। तो यहाँ से हम ए एम और एक ए का रेशियो आपसे पूछ लेंगे, तो आप बता दीजिएगा 1/√2, बताइएगा नहीं बताइएगा? यानी इसका 1 होगा तो पूरे का √2 हो जाएगा। अच्छा, दे रखा है क्या चीज? एडी जो है पूरा, अच्छा डी पहले से था ना, एडी ऊंचाई था, हम डी अलग से नाम दे दिया। अच्छा, ये जो एडी है पूरा हाइट दे रखा है 20√2, तो एडी पूरा 20√2 है, और यहाँ एडी कितना है? एक एक के जगह एडी समझिएगा, तो एडी कितना है? √2। तो इसका तुलना √2 से निकालना है, एम का लेंथ, तो कैसे गुना? एक से, तो यहाँ जाएगा कितना? अच्छा अच्छा, 20√2 था, तो √2 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। आपको इतना भी नहीं करना है, बिना पेन के बनाना है। कैसे? समझिए, अगर क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है तो जल्दी से आप भुजा का अनुपात निकाल सकते हैं। तो एक का स्क्वायर रूट एक, दो का स्क्वायर रूट दो, हो गया खत्म, यहीं पे बात खत्म हो जाता है। तो ये भुजा का अनुपात, भुजा मतलब ये भुजा भी हो सकता है, ऊंचाई भी हो सकता है, माध्यिका भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या परिमिति भी हो सकता है। अब ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का हाइट कितना दे रखा है? आप बोलेंगे 20√2 दे रखा है, तो ये वाला हाइट 20√2 दे रखा है, और यहाँ ये वाला हाइट कितना दे रखा है? √2। निकालना ये वाला हाइट, तो कैसे गुना? एक से, तो 20 आ जाएगा, बात खत्म। क्षेत्रफल से भुजा आना रहेगा, बस स्क्वायर रूट कर दीजिएगा। कौन सा ऑप्शन? इसका भी नहीं आया, आगे बनाइए। तो जब जानते हैं तो उतना टाइम नहीं लगाइए बनाने में, इसको करिए। क्या बोला जा रहा है इसमें?
बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक पहाड़ी के शिखर से 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के अवनमन को 29 डिग्री व 60 डिग्री देखता है। एक व्यक्ति है जो कि पहाड़ के शिखर पर बैठा हुआ है, मान लीजिए यहां बैठल है, ठीक है, ये पहाड़ है और एक रोड है जो कि पहाड़ के नीचे से जाता है। तो 2 पत्थर को यहां से देखता है, एक मान लीजिए ये पत्थर रहा होगा, एक यहां पत्थर रहा होगा। अगर ये 2 पत्थर को देखने का काम करता है तो यहां से इसको देख रहा होगा अवनमन कोण से, क्योंकि ऊपर से नीचे देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और मैंने बोला था कि अवनमन और उन्नयन दोनों आपस में बराबर होता है, तो हमें ऊपर लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट नीचे लिख सकते हैं। तो ये देखता है और यहां से दूसरा पत्थर को देखता है और एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो ये वाला हो जाएगा छोटा 30, ये हो जाएगा 60 डिग्री। कर्मागत, कर्मागत का मतलब लगातार, 2 कर्मागत किलोमीटर, यानी मान लिया जाए कि 1 किलोमीटर है ना कर्मागत। अब आप बताइएगा कि बोल रहा है दोनों पत्थरों से जाने वाली सड़क पहाड़ी के तल से गुजरता है, तब पहाड़ी की ऊंचाई पूछ रहा है आपसे क्या होगा। तब पहाड़ी की ऊंचाई ये वाला पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था कभी भी 30 से 60 जाना रहेगा, तो यहाँ आने के लिए क्या करते हैं, आधा करते हैं। तो ये 30 है, ये 60 है, 30 के सामने आधा तो 60 के सामने √3 से गुना, तो ये √3/2, यानी कौन सा ऑप्शन, आसान रहता है। अगर ये 10 है तो ये 20 होगा, ये 20√3, 50 है तो ये 25 होगा, 25√3, ये 100 है तो ये 50 होगा, ये 50√3। अगर दिक्कत है तो हम दूसरा तरीका बता देते हैं, बताए दूसरा तरीका, अगर भुला जाइएगा, हो सके भुला जाइएगा तो आइए दूसरा तरीका सीख लीजिए। है साइड मैंने इसी में बना देता हूँ, आप समझ रहे हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल इसको हटा देता हूँ, एंगल अलग रहेगा तो उसका अलग तरीका बताए थे, यहाँ जो एंगल है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये 60 है, ये 90 है, ये तो गया काम से, ठीक है, ये 90 है। थोड़ा देर के लिए आप जानिए कि हम नहीं जान रहे हैं कि इसको कैसे बनाया जाए, लेकिन एक चीज़ तो जान रहे हैं, 30 60 90 का रेशियो, ये तो रेशियो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, 1√3 और 2 का। तो आप करिए क्या कि 30 के सामने अगर x होगा तो ये पूरा एंगल बड़का वाला में 60 हो जाएगा, तो 60 के सामने जल्दी से बोलिए कितना होगा, तो 60 के सामने ये √3x हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल आपने सही कहा। अब आप इस ट्रायंगल में आ जाइए, जब आप इस ट्रायंगल में आइएगा तो इसमें गौर से देखिए, 60 के सामने दे रखा है x, तो 30 के सामने √3 से भाग हो जाएगा, यानी x/√3, तो ये वाला लेंथ कितना आ जाएगा, तो ये वाला लेंथ अगर मैं आपसे पूछूं तो ये आ जाएगा √3x और माइनस x/√3 बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ से क्या x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो √3 अगर एलसीएम लीजिएगा तो √3 गुना √3 3x माइनस x, तो 2x/√3 बराबर 1, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा √3/2 हो जाएगा। यहाँ से भी आप सोल्व कर सकते हैं, नहीं याद रहेगा तो इस तरह से करिएगा, यही 30 से 45 रहेगा तो ये आधा प्लस आधा का √3, लेकिन उसको भी आप इस तरीका से कर सकते हैं, ये तो जनरल तरीका है, लेकिन इससे भी फास्ट होता है कि अगर मुझे डायरेक्ट पता हो डेटा तो अब अच्छी बात है, तुरंत क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, है कि नहीं। चलिए इसको बनाइए, इसको कैसे बनाइएगा बताइए। बोल रहा है y बराबर x प्लस एक्स है, तब x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 लघुकृत किया जा सकता है। आप अगर गौर से थोड़ा सा देखिएगा तो मुझे इक्वेशन में दिखाई दे रहा है कि अगर मैं x के जगह 1 पुट कर दूं तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर 1 पुट करिएगा तो 1 का 1 2 1 3 1 4, 4 में से 4 जाएगा 0, तब 1 पुट करने से सही आ रहा है, तब बाई का वैल्यू 1 और 1 2, यानी बाई का 2 आ जाएगा, तब बाई का 2 रखिए, जो इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा वो आंसर। तब सी में 2 का स्क्वायर 4 और 2 6, 6 में से 6 जाएगा 0, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेटिस्फाइड ही कर जाए, तो ये वैलिड तरीका नहीं है। वो सेट हो गया तो अच्छी बात है, नए होगा तो आपको बनाने के लिए हर हाल में आनी चाहिए, है ना। तो इसको बनाने के लिए भी सीखिए लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए समझिएगा, आप करिए क्या,
आप ऐसा से सेट करिए कि x प्लस वन वाई एक्स है, तो या तो एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर का फॉर्म ले ले, या एक्स क्यूब वन वाई एक्स क्यूब का फॉर्म ले ले, इस सब टाइप का। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं x से सभी को भाग कर दूंगा तो क्या कुछ बात बनेगा, यहाँ एक्स क्यूब नहीं होगा सेट, एक्स स्क्वायर से भाग करिएगा तो यहाँ क्या बचेगा। अगर यहाँ आप, मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ आप एक्स स्क्वायर से भाग करिए, इसको भी एक्स स्क्वायर से, इसको भी एक्स स्क्वायर से, इसको भी एक्स स्क्वायर से, सबको एक्स स्क्वायर से, तो कुछ तो बात बनेगा। इसको एक्स स्क्वायर से करेगा तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा, जानते हैं क्या चीज़, एक्स की पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा एक्स आ जाएगा, और वहाँ -4, और वहाँ 1/x आ जाएगा, अब 1/x स्क्वायर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। बस इसका काम हो गया तमाम। अब आगे बताइए, इसको और इसको एक साथ रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को एक साथ रखिए, ठीक ना। एक्स और 1/x को एक साथ रखिए। अब वैल्यू वहां से पुट करिए, पाई का वैल्यू दे रखा है एक्स प्लस 1/x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालिएगा, तो दोनों साइड स्क्वायर करके। अगर यहाँ स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करिएगा तो सिर्फ 2 बचेगा। तो यहाँ से आप रख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू बाई स्क्वायर -2, क्या सही है। अब यहाँ आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू रख लीजिए कितना, बाई स्क्वायर -2। अच्छा, यहाँ आपने बाई स्क्वायर -2 रखा और यहाँ सिर्फ बाई रखाएगा। अभी आ जाएगा बाई स्क्वायर प्लस बाई -6, बाई स्क्वायर प्लस बाई -6 बराबर 0। आ गया ये ऑप्शन, बात आया समझ में। ये आपने गलती से रख दिया, सेट हो गया, उतना जल्दी अगर ना सोच पाए, कल के डेट में कुछ और डेटा दे सकता है। तो आपको ये पैटर्न पता होनी चाहिए, क्योंकि यही आपको आगे 7 तक काम देगा, वो कभी कभी काम देता है। आगे बनाइए, बनाइए इसको। क्या बोला जा रहा है, बोल रहा है एक वृत्त के केंद्र से एक बिंदु ए की दूरी 6.5 cm है। अब बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 6 है, तो वृत्त की त्रिज्या, ये तो आसान है, ये हो जाएगा 6.5 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर रूट में, है ना। ये मान लिया जाए कि एक सर्कल रहा होगा, अगर ये सर्कल है और बाहर में कोई पॉइंट है और ये केंद्र है, तो बोल रहा है वृत्त के केंद्र से एक बिंदु ए की दूरी है, एक बिंदु ए की जो दूरी है वृत्त के केंद्र से वो कितना है, 6.5 cm। आगे बताइए, उसके बाद कह रहा है और बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, इस पर जो स्पर्श रेखा खींचा जाता है, मान लीजिए इस पर स्पर्श कर रहा होगा, इसकी लंबाई 6 cm है, तो त्रिज्या पूछ रहा है क्या होगा। स्पर्श रेखा के साथ त्रिज्या कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना। हाँ, अब आप करिए क्या, जल्दी से निकाल लीजिए त्रिज्या। तो 90 सामने कर्ण यानी त्रिज्या हो जाएगा कितना, अंडर रूट 6.5 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, तो 65 का स्क्वायर 25, 7 कम 42, 4225 -36, घटाइए, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 0.25, और 4 2 6, 625, 625 का कितना आता है 25, यानी 2.5। कौन सा ऑप्शन, बहुत ज़्यादा डी आता है। ऐसा तो नहीं कि आप लोग डी मार देते हैं बिना बनाए हुए है ना, कई बार लगता है कि चलो ज़्यादा डी आ रहा है, हटाओ डी लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही आप आगे सोचिएगा तो चेंज हो जाएगा ऑप्शन, कई बार ऐसा देखा गया होगा। चलिए इसको बनाइए, इसको कैसे करिएगा बताइए। बोल रहा है त्रिभुज की भुजाएं 20 16 13 है, क्या ट्रिपलेट बना रहा है, पहले चेक कर लीजिए, नहीं बना रहा है। तो कौन सा कथन सही है, मतलब किस त्रिभुज का ये भुजा हो सकता है। तो मैंने 3 बात बताया था, याद करिए, जब हम ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे ट्रायंगल वाला, तो तीनों बात आज फिर से बता देता हूं। अगर ए बी सी त्रिभुज के भुजा है,
अब अगर मान लिया जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया सी स्क्वायर, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बन रहा होगा, तो इसको कहेंगे समकोण। क्या बोलेंगे? समकोण बन रहा होगा। दूसरा होता है न्यून कोण। कब बनेगा? तो न्यून कोण की पहचान हम कैसे करेंगे? तो अगर ये दो छोटका के स्क्वायर का सम अगर बड़ा हो रहा है बड़का से, तो ये न्यून कोण त्रिभुज की भुजा होगा। और एक तीसरी बात जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी सबसे जो बड़ा रहेगा उसका स्क्वायर ये दोनों के स्क्वायर से भी बड़ा हो रहा है, तो ये अधिक कोण रहेगा। ये क्या रहेगा? आपको जो सी दिख रहा है ना, सी सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, तब वो समकोण त्रिभुज की भुजा होगा। और अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग छोटा हो जाए दोनों के जोड़ने से, तो ये न्यून कोण का होगा। और सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा हो जाए बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग से, तो वो क्या होगा? अधिक कोण। यानी अकेले बड़का साइड के स्क्वायर बाकी दो छोटका साइड के स्क्वायर के जोड़ से भी बड़ा हो रहा है, इसका मतलब वो अधिक कोण में ही ऐसा संभव हो सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? न्यून कोण वाला हो जाएगा ना। चलिए, न्यून कोण कौन सा ऑप्शन में है? सी नंबर में। आगे बढ़िए। इसको करिए, बनाइए। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई का योग 10 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर है, तो विकर्ण के लंबाई के वर्गों का योग आपसे पूछा जा रहा है। हम सब जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो ये क्या बोल रहा है कि विकर्णों की जो लंबाई का योग है यानी d1 प्लस d2, ये कितना दे रखा है? 10। और इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल कैसे बनता है? हाँ, और ये कितना दे रखा है? 9। तो d1 इंटू डी टू कितना निकल गया यहाँ से? 18। अब आप दिमाग लगाइए, सोचिए। वो सब फार्मूला मत लगाने जाइए, पूरा बनाने का कोई नंबर नहीं देता है, शॉर्टकट का जमाना है। जोड़ला पर 10 गुना कैला पर 18, क्या कुछ ऐसा हो सकता है सेट? नहीं होगा, तब हम आगे सोल्व करेंगे। यही बोल रहा है ना। लेकिन आपसे वो चीज नहीं पूछ रहा, विकर्णों के वर्गों का योग तो आसानी से तो नहीं आ रहा है। जोड़ला पर 10 गुना कैला पर 18 नहीं आ रहा है ना। तो आप क्या करिए, इसको दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए। इसको स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा? d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर अब प्लस 2d1 इंटू डी टू। हाँ, तो ये आ जाएगा d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर और 2 इंटू d1 d2 का वैल्यू 18। तो यहाँ से आप सोल्व कर लीजिएगा। लेकिन पहले जानते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड ही लगाना है आपको। अगर डायरेक्ट हो जाएगा तो अच्छा है, कई बार कैलकुलेटिव चीज से बच जाइएगा आप। तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 64। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर ना। आगे बनाइए, इसको करिए। बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1/4 का गुणनखंड बताइए। हाँ, अब ये थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि इसको होल स्क्वायर सेट करे पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, टाइम लग जाता है, कई बार नहीं सोच पाते हैं। अब यहाँ पे आप कोई वैल्यू रख लीजिए, ए बराबर जो दिल करे। ए बराबर 2 रख लेते हैं। एक इसलिए रखते हैं क्योंकि एक का स्क्वायर भी एक ही होता है, एक का भी वैल्यू एक होता है, तो इसलिए 2 ले लीजिए, अच्छा रहेगा। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6, 6 चौ 24 25/4। इसका वैल्यू कितना आ गया? अब कौन सा ऑप्शन में 25/4 आएगा? या तो 25/4 को काटेगा, गुणनखंड का तो मतलब यही होता है। तो यहाँ पे आप रखिए एक की जगह 2, तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 1 5/2। तो 5/2 का स्क्वायर करिएगा तो ये आ गया 25/4, यानी आपका यही ऑप्शन सही है। आगे आप 2 रखिएगा तो 2 दूना 4, 1 5/2 और 4 नहीं आएगा तो 10 दे देगा, यहाँ भी नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन सही है। तोड़ेंगे क्यों हम? जैसे हम लोग को टाइम बचाना है, तोड़ेंगे तो बनेगा ही, क्योंकि होल स्क्वायर पर ही तो आसान है। ये ठीक है, आसान है तो आप तोड़ भी लीजिएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा ना कि आपको तोड़ना मुश्किल कर देगा, इसलिए आदत बनाइए ये सब क्वेश्चन को अलग ढंग से करने का। ऐसे मैं तोड़ देता हूँ, आसान है ये तो है ही आसान। ये देख रहे हैं 1/2 का होल स्क्वायर है कि नहीं, यहाँ 2a भी लगा दीजिए, तो एक की जगह
ए और बी के जगह 1/2 रखिएगा तो यही चीज आ जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उतना को इतना लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट हो गया। कई बार क्या होगा, नहीं दिमाग काम करेगा, उसके लिए मैंने बोल दिया, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बनाइए। इसको करिए। त्रिभुज एबीसी का लंब एडी जिसका ए अधिक कोण है 10 cm है, यदि बीडी 10 है, सीडी 10√3 है, तो एंगल ए का वैल्यू क्या होगा। देखिए एक त्रिभुज बनाइए, लेकिन ध्यान आपको यह रखना है कि एक जो है अधिक कोण है। कौन सा अधिक कोण है बताइए। ए अधिक कोण है यानी 90 डिग्री ज्यादा लग भी रहा है, ये बी है और ये सी है। 10 cm है, एडी की लंबाई 10 है, इस पर लंब एडी है ना, लंब एडी है, तो जो लंब एडी है उसकी लंबाई कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। यदि बीडी 10 है, बीडी अगर 10 सेंटीमीटर है और सीडी 10√3 है, तो बताइए एंगल ए कितना डिग्री के बराबर होगा। एंगल ए पूछा जा रहा है कितना होगा, ये तो बना दीजिएगा। यहाँ भी तो 90 डिग्री बनाएगा ना, तो ये अगर 90 बनेबे करेगा तो आप एक बात बताइए, 10 से 10 है तो 10√2 हो जाएगा, आई 10 है 10√3 है, तो ये वाला भी साइड निकालिएगा, लेकिन आपको एंगल चाहिए ना, तो एंगल चाहिए तो देखिए दो साइड बराबर है। मैंने बोला था कभी भी 10 10 10√3 1 1 1√2 तो ये 45 डिग्री का एंगल होता है, और वैसे भी तो 45 डिग्री वैसे भी बन रहा है, क्योंकि ये 90 है, ये दो साइड बराबर है, ये तो 45 45 रहेगा तभी ना होगा। तो एंगल से भी देख सकते हैं, भुजा से भी देख सकते हैं, 45 45 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मैंने एक और चीज बताया था कि कभी भी जैसे यहाँ 10 है 10√3 है, इसका अगर रेशियो लीजिएगा ना तो ये आ जाएगा 1 और उसका आ जाएगा √3, तो इसका मतलब 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, 90 सामने 2 होता है, ये वाला रेशियो बताएं कि नहीं। तो आप करिए क्या, ये जो 1 दिख रहा है मतलब यहाँ पे 30 डिग्री होना चाहिए, है ना, 30 के सामने 10 होगा, और यहाँ 60 होगा, था ना, 60 के सामने √3 से गुना होगा, और 90 सामने 2 से गुना हो जाएगा। हालांकि इतना पूछ भी नहीं रहा है आपसे, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हम बता दी हैं। अब ये एंगल पूरा पूछेगा तो हो जाएगा 105 डिग्री, या आप साइन कॉस भी लगाइएगा तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, अगर ये वाला रेशियो आपको नहीं पता है तो इसको आप थीटा मानिएगा, इसको बीटा मानिएगा, ये तो 45 निकल जाएगा, ये नहीं पता रहेगा तो थीटा के सामने P/B, तो P/B यानी 10 लगाइए, 10 थीटा, तो वहां से भी आप रेशियो करिएगा तो वही चीज आना है, 60 डिग्री आएगा। तो डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट करिए, नहीं तो इसमें आप लगाइए। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये भी डी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बनाइए इसको। ऐसा वाला तो हम लोग कल भी लगता देखे थे, बनाइए। चलिए इसको करिए। यदि समीकरण px² प्लस qx प्लस r बराबर 0 के मूल a और b हो, मूल का मतलब x का वैल्यू, जिसे रखने पे इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है, तो जिसके मूल 1/a हो 1/b है, उसका समीकरण बताइए क्या होगा। तो आप यहां से a प्लस बी निकाल लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है। तो b के जगह क्या रखिएगा, q, तो -b/a, और फिर अल्फा इंटू बीटा यानी ए भी बताइए, यानी r/p। दो चीज तो आपको निकालना तय है। अब आगे बताइए, आगे आप मुझे ये बताइए कि समीकरण निकालने का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, लेकिन नया वाला जो समीकरण है उसका अल्फा बीटा कुछ और है, 1/a है और 1/b है, इसका जोड़ इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना, बराबर 0। अब जल्दी से इसको सोल्व आउट करिए, x², यहाँ पर एलसीएम नीचे ए बी हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा a प्लस बी, और 1/ab का वैल्यू वहां से रख लीजिए r/p, तो ये आ जाएगा, जानते हैं क्या चीज, x² अल्फा प्लस बीटा ऊपर से -q/p और r/p, तो p तो p वैसे भी कट जाता है, तो इसको आप नए भी लिख सकते हैं, तो p से p यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए,
तो P से P ये कट जाएगा, P से P ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो P से P कट जाएगा, तो ये फाइनली जो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू बटा आर, और यहाँ से P बटा आर, एक्स लिख छूट गया। अब आर से सबको गुना कर लीजिए या आर एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर, आर से गुना करिएगा तो यहाँ खाली क्यू एक्स, आर से गुना करिएगा तो पी। यही है नया वाला समीकरण। कौन सा ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे करिए। इसको बनाइए। चलिए जो भी है। बोल रहा है एक बैग में 5 लाल 7 पीले और 7 हरी 6 हरी गेंद है। 3 गेंद को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो निकाली गई गेंद में से 2 के हरे होने की क्या प्रायिकता है। यानी 2 को क्या बनाना है, हरा बनाना है। तो पूरा गेंद पहले है कितना, ये पहले बताइए। टोटल 18 गेंद है, तो टोटल है 7 5 12 6 18। तो 18 गेंद में आपको निकालना कितना है, 3। तो ये 18C3 कहाँ लिखा जाएगा, नीचे। अब इसमें से 2 हरा होना चाहिए, तो 2 हरा होना चाहिए। 3 गेंद आपको निकालना है, तो जिसमें 3 गेंद को निकाला गया, जिसमें से 2 के हरे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हरा हरे वाला से ना निकलेगा। तो हरा टोटल है कितना, 6। तो 6 में आपको 2 निकल सकता है। अब बच गया एगो और निकालना है आपको, है ना। तो एंड लगेगा, एंड में क्या होता है, गुना। और निकालना है, एक गेंद आपको और निकालना है, तो एक गेंद आपको और किससे निकल जाएगा, बाकी जो 12 को बच गया। तब 12 में आपको कितना निकाल देना है, 1, क्योंकि टोटल 18 था। बस इसको सोल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा। तो 6C2 का वैल्यू बोला जल्दी, 6 गुना 5 अब बटा 2 गुना 1, 12C1 का मतलब 12, और नीचे 18C3 का मतलब 18 गुना 17 गुना 16 अब बटा 3 गुना 2 गुना 1। बस इसको याद करिएगा। काटिए जल्दी से, कितना आ जाएगा जी। तो 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, यानी 15 गुना 12 ऊपर आ जाएगा, और 3 गुना 6 तिया 18, यानी 3 गुना 17 गुना 16। तो काटिएगा तो 3 से 5 बार में आ जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौ 16, यानी 15/68। कौन सा ऑप्शन, ईवीडी आपको मारे पड़ेगा, है ना। देखिए, हाँ बोलिए। टोटल 18 गेंद है, जिसमें से 3 सेलेक्ट करना है, तो 18C3 लिखा जाएगा। ठीक। अब ये बोल रहा है 3 सेलेक्ट करना है, जिसमें से करा है 2 हरा, 3 रूप में 3 को निकाला जाता है, जिसमें से 2 को हरा होने की क्या प्रायिकता है। तो अगर आपको हरा चाहिए था, हरा गेंद है टोटल कितना, 6। तो 6 में से 2 आ सकता है पक्का, क्योंकि हरा हरे वाला से आएगा ना। बाकी जो 12 को बच रहा है, उसमें से कोई एक गेंद आ सकता है, तो 12C1 निकाला, क्योंकि 2 और 1 3 गेंद आपको टोटल निकालना है ना। आप लोग का प्रोबेबिलिटी का एक मैराथन ले लिया जाएगा, समझे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक मैराथन ले आएंगे ना, सही हो जाएगा फिर। अब इसमें बनाइए, आगे पढ़िए। एक टोकरी में, ये क्या है, वही वाला क्वेश्चन है कि दूसरा है, वही फिर से आ गया। एक टोकरी में 5 सफेद और 9 काली गेंदें हैं, दूसरी टोकरी में 7 सफेद और 7 काली गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छिक माने रैंडमली, जिसको पढ़ते हैं इंग्लिश में, रूप से किसी भी एक टोकरी से उठाई जाती है, तो इस गेंद को सफेद होने की क्या प्रायिकता है। देखिए यहाँ पे 2 टोकरी है, तो एक टोकरी में 5 सफेद और 9 काली है, यानी टोटल 14 है, टोटल 14 गेंद। दूसरा टोकरी में 7 सफेद और 7 काली है, इसमें भी 14 है। कह रहा एक गेंद अगर निकाला जाएगा किसी भी एक टोकरी में से, किसी भी एक टोकरी में से अगर एक गेंद निकाला जाएगा, तो पहले आप ये समझिए कि दोनों जो टोकरी है, 2 टोकरी रखा हुआ है, तो दोनों का जो प्रोबेबिलिटी है वो तो समान होना चाहिए। जो चांस पहला से निकालने का बनना चाहिए, वही चांस दूसरा से भी निकालने का बनना चाहिए।
आखिर जो खेल का मैदान होता है वहां पे सिक्का को क्यों उछाला जाता है? क्योंकि हेड या टेल, तो हेड आने का भी और टेल आने का चांस बराबर बराबर होता है। यहाँ पे कोई पक्षपात वाली बात नहीं होती है, वो बिल्कुल निरपेक्ष होता है, एब्सोल्यूट होता है। तो वहां पे क्या करते हैं, सिक्का उछाला जाता है। तो यहाँ भी दो टोकरी रखा हुआ है, तो दो टोकरी में से जो चांसेस बनेगा वो तो समान बनेगा दोनों का, पहला चीज। अब दूसरी बात ये है, यहाँ पे दो क्वेश्चन एक ही साथ मिलाया हुआ है। अब ये कह रहा है कि इस गेंद में सफेद होने की क्या प्रायिकता है। तो अगर सिर्फ पहला से हम कंपेयर करें तो टोटल 14 है, तो टोटल 14 गेंद में सफेद कितना है, 5। तो पहला वाला टोकरी में हो जाएगा 5/14। फिर दूसरा में आइएगा तो दूसरा में सफेद होने की क्या प्रायिकता होगा, ये भी 7/14 हो जाएगा, क्योंकि सफेद 7 है। ये तो खाली इंडिविजुअल टोकरी की बात हो गया। अब अगर ओवरऑल देखा जाए कि दोनों टोकरी से अगर निकाला जा रहा है तो उसका चांसेस बराबर बराबर बन रहा है, यानी आधा आधा। तो आधा को कैसे लिख सकते हैं, 1/2। अब यहाँ पे गुना क्यों हुआ ये पहले बताइए। एंड के केस में गुना होगा तो ये वाला पॉसिबिलिटी हो सकता है या ये वाला हो सकता है, दोनों में से कोई एक ही होगा। या के केस में क्या करते हैं, बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। बस इसको आप सोल्व कर दीजिए। तो इसको जब आप सोल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा बोलिए, 5/ही हो जाएगा 28। कौन सा पेन, हम भी ले लेते हैं, चलिए। और ये कितना हो जाएगा जी, 7/28 से करिए ना, क्या दिक्कत है। नीचे सेम रहेगा तो जोड़ना आसान ना होगा ऊपर। तो ये आ जाएगा 12/28, यानी 4 × 12 4 सते 28, 3/7, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। इसको करिए। बोला जा रहा है कि एक पतंग भूमि पर स्थित एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई बिना ढील के, मतलब तना हुआ ही डोरी रहेगा, 102 मीटर है। यदि डोरी समतल भूमि के साथ अल्फा एंगल बनाता है तो आपसे बोला यह जा रहा है कि tan अल्फा अगर 15/8 है तो पतंग कितनी ऊंचाई पर है। पतंग कितनी ऊंचाई पर है। आप एक काम करिए, एक ट्रायंगल बनाइए, है ना। अगर आप एक ट्रायंगल बना लेते हैं तो मान लिया जाए कि यहाँ पे धागा से बंधा हुआ होगा पतंग है, यहाँ पे आके उड़ रहा होगा एकदम हवा में आराम से, नहीं। तो समतल के साथ ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है, अल्फा एंगल बनाता है। और डोरी की लंबाई कितना दे रखा है, 102 मीटर। और tan अल्फा 15/8 है। tan अल्फा कितना है, 15/8 है। अच्छा, तो पूछा जा रहा है कि पतंग कितनी ऊंचाई पर है, यानी ये हाइट आपसे पूछा जा रहा है। तो थीटा के सामने P/H, कौन थीटा, साइन थीटा। तो यहां से आप साइन अल्फा निकालिएगा तो P/H यानी H/102 हो जाएगा। बहुत अच्छा। आप कोशिश ये करिए कि करते करते 10 में पहुंच जाइए, क्योंकि 10 का वैल्यू है। तो आप साइन से पहले कौशिक में चले जाइए। अगर मैं आपसे कौशिक अल्फा पूछूं तो साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो 102/H, यहाँ तक तो आ ही जाइएगा। उसके बाद थोड़ा सा और दूर जाना है। अब कौशिक का फार्मूला आपको डायरेक्ट 10 में नहीं निकलेगा, कॉट में निकलेगा। तो कौशिक का फार्मूला क्या होता है, बोला √1 + कॉट स्क्वायर अल्फा होता है ना, आइडेंटिटी का फार्मूला। तो 1 + कॉट स्क्वायर अल्फा। तो अगर tan अल्फा इतना है तो इससे कॉट अल्फा बोलिए कितना होगा, 8/15 हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर अल्फा यानी 64 हो जाएगा 225, बराबर हो जाएगा 102/H। अब तो सॉल्व कर ही लीजिएगा, अब सॉल्व करिए जल्दी से। 225 64 289, तो 289/225 आई 102/H। 289 का स्क्वायर रूट बोला 17, 225 का 15 आई 102/H। 17 से कट जाएगा 6 बार में, यानी 15 × 6 = 90, यानी जो ऊंचाई रहा होगा वो 90 मीटर। यहाँ पे एंगल भी गायब है ना, एंगल गायब है, इसलिए मुझे सॉल्व करना पड़ा थोड़ा सा। ठीक, अपने मन से एंगल लीजिएगा तो सेटिस्फाइड नहीं ना करेगा। हाँ, आप सही सोच रहे हैं कि अगर मानकर चले कि है तो उसे भी कर सकते हैं। ये 15 है 8 है तो 15x है 8x, सॉल्व करके देख लीजिएगा। 15 8 17 डायरेक्ट हो जाएगा।
ट्रिपलेट भी तो बने हुए ना करता है। ये 15 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 17 एक्स में बना लीजिएगा। 17 छक्कम 2 से 15 छक 90, ट्रिपलेट भी बन गया और ठीक ठाक है। बनाने के लिए भी सीख लें तो अच्छा हुआ, कई बार काम देता है कोई चीज़। ये तो बहुत अच्छा था क्योंकि 10 है, ये था 15/8, तुम ध्यान ही नहीं दिए इस पर। 15/8 है ये, तो 15x है, 8x तो 17x हो गया। 15 8 17 ट्रिपलेट बनाता है। 17x का वैल्यू 102 तो x का वैल्यू 6, कहीं भी रख लीजिएगा डायरेक्ट आंसर। सही है ना? बहुत अच्छा, आगे बनाइए। हम्म, बोल रहा है T1 1 है, T2 2 है, Tn+2 जो है Tn+Tn+1 के बराबर है। तो क्या पूछ रहा है? पांचवा पद आपसे पूछ रहा है, बस हो जाएगा। पहला टर्म कितना दिया हुआ है? 1। दूसरा टर्म कितना दिया हुआ है? 2। अब आपको अगला टर्म चाहिए तो उसके लिए कंडीशन दे रखा है, आपको तीसरा टर्म चाहिए। तो यहाँ 3 कब आएगा? क्या रखिएगा कि 3 आएगा? बोलिए। n के जगह 1 रखिएगा, तो यहाँ 1 रखिएगा तो T1 हो जाएगा। T1 और यहाँ 1 रखिएगा तो T2, यानी T1 T2 को जोड़ने पे आ जाएगा T3। तो ये 1 और 2 यानी 3। अब यहाँ से मुझे आइडिया लग गया कि इसको दोनों को जोड़े तो आगे आया, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो आगे आएगा, और फिर ही दोनों को जोड़ेंगे तो अगला टर्म आएगा। या रख भी सकते हैं, बारी बारी से प्रोसेस कर सकते हैं। तो जब मिल ही गया आइडिया तो क्या दिक्कत है? यानी कितना आ जाएगा? 8। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी मारते रहिए, है ना? इसको करिए जी। पढ़िए। करा किसी समांतर श्रेणी यानी एपी का पहला पद 22 है और अंतिम पद -11 है। पहला पद यानी ए कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है 22, और अंतिम पद एन या एल लिख सकते हैं। ये कितना दिया हुआ है? -11। और आपसे बोला जा रहा है योगफल यानी टोटल जो जोड़ है एस एन वो 66 है। तब पदों की संख्या बताइए, एन पूछ रहा है तो लगा दीजिए एस एन का फॉर्मूला, n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। जब लास्ट है ये तो तब फर्स्ट आपका कितना हो गया? 22 और लास्ट हो गया -11। अब सोल्व हो जाएगा, 22 में 11 जाएगा 11, तो 11 छक 66, 6 दूना 12, यानी एन कितना आ जाएगा? 12। कौन सा ऑप्शन था? ये भी डी गया था, बी। अच्छा, पढ़िए, इसको पढ़िए। हम्म, बनाइए। क्या बोल रहा है? बोल रहा है किसी घड़ी की मिनट की सुई 63 मिनट के अंतराल के बाद घंटे की सुई से आगे हो जाता है। दिन में घड़ी कितना आगे या पीछे होता है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्लॉक का। समझिए, क्लॉक से थोड़ा सा बात समझिएगा। एक होता है मिनट वाला सुई, है ना, एक होता है आवर वाला सुई। तो मिनट हैंड आवर हैंड से अगर देखा जाए तो मिनट वाला थोड़ा तेज चलता है, आवर वाला धीरे धीरे चलता है। तो आपको एक चीज याद रखना है कि मिनट वाला जो सुई है ना, मिनट वाला सुई दोबारा घंटा वाला को 65 सही 5/11 मिनट में ओवरलैप कर जाता है या पार कर जाता है। अगर 65 सही 5/11 मिनट में वो पार कर रहा है तो घड़ी सही माना जाता है। कोई भी घड़ी उठा के देख लीजिए, 65 सही 5/11 मिनट में ही पास करेगा या उस पर जाकर ओवरलैप करेगा, उसी समय को पास बोलते हैं। उसको पीछे कर देगा या आगे चला जाएगा। तो अगर 65 सही 5/11 मिनट में अगर पार कर रहा है उसको तो उस घड़ी को सही माना जाएगा। लेकिन ये घड़ी क्या कर रहा है? 63 मिनट में ही पार कर रहा है। तो 63 मिनट में ही पार कर रहा है तो ये घड़ी फास्ट चल रही है, तेज स्लो चल रही है? आप एक काम करिए, अगर हम बोलें कि आप दौड़िए, चक्कर लगाइए, तो आप 10 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं। और एक दिन क्या हुआ है, आप 5 मिनट में एक चक्कर लगा के आ गए। तो आप फास्ट चलें कि स्लो चलें? फास्ट। यानी अगर कम मिनट में वो पार कर रहा है तो वो फास्ट चल रहा है, यानी घड़ी फास्ट है, पहला बात। तो स्लो वाला तो होगा नहीं, है ना? स्लो वाला तो होगा नहीं, स्लो वाला तो होगा नहीं। तो या तो ये होगा या तो डी होगा।
नए बनाने का छुट्टी है तो ये मार के जाइए। ठीक है, हाँ तो आगे देख लीजिए थोड़ा सा। अब आगे क्या कहता है कि 63 मिनट के अंतराल पे पार करता है, लेकिन हम जानते हैं 65 सही 5/11 मिनट में, दोनों का डिफरेंस करिए। तब 65 में 63 जाएगा, 2 सही 5/11, यानी 11 दूना 22 और 5 27/11 मिनट। कई फास्ट है, हर एक घंटा इतना मिनट फास्ट हो जाता है। तो एक घंटा में अगर इतना मिनट फास्ट है तो एक दिन में कई घंटा होता है? 24 घंटा। सोल्व कर लीजिएगा, कर लीजिएगा सोल्व। सोल्व भी बड़ी खराब तरीके से होगा ये। तो एक घंटा में कई मिनट होता है? तो 60 मिनट में फास्ट कितना है घड़ी? 27/11। तो 60 मिनट में 1 घंटा, तो 24 घंटा का मतलब हो गया 24 × 60। तो इतना मिनट में कितना होगा? तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट में 60 से भागा करना पड़ेगा, और इतना मिनट में निकालने के लिए 60 है, तिरसठ मिनट के अंतरालों के बाद घंटे की सुई के आगे आती है। तो 63 मिनट में, सॉरी 63 मिनट में इतना, 63 मिनट में ना, 60 मिनट में थोड़ी, 63 मिनट ना चला है तब ना पता हुआ है इसका स्पीड। तो 63 मिनट में इतना फास्ट। तो बताइए 1 मिनट में कितना? तो इतना 63 से डिवाइड करिएगा, तो इतना मिनट में बताइए कितना होगा? तो 24 गुना कितना हो जाएगा? 60। अब इसको सोल्व करना बड़ा चैलेंजिंग काम है। 9×7=63, 9×3=27, बटा में 77 वाला है कोई, देखिए पकड़ा भी गया, जा भी सकते हैं उसको मार के। उसके बाद अभी आगे भी जाइएगा तो 7×8=56, 8×3=24, 576। नहीं आ रहा है क्या? 11 है ना, 11। 77 को नीचे 77 से आप डिवाइड करिएगा, वो आ जाएगा। आप समझिए ना, कर लीजिएगा डिवाइड। 24×3=72, 72×6=288, कितना होता है जो भी होता है? छोटी 18×4=72, 18×2=36 और 7×43, 4320 को आप 77 से डिवाइड करिए। मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखने के लिए बोल रहा है, यही तो खराब इसका है। रुकिए ऐसी कर देता हूँ, 6×6 = 42 और 8 लास्ट में 0 आइन रहा है जी, है ना? इसको करिए, इसको बनाइए। कैसे बनाइएगा? बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या है कि अंकों को पलटने से बनी संख्या के बीच का अंतर 27 है। यदि संख्या के अंकों का अनुपात 1:2 है तो संख्या के अंकों का योग और अंतर के बीच का अंतर क्या है? कुछ भी है, पहले संख्या तो पता चल जाए। तो ये बोल क्या रहा है कि देखिए कोई भी 2 अंकों वाली संख्या लीजिए और उसको पलटिए और दोनों का डिफरेंस करिएगा तो 9 से 100% कटेगा, और जितना बार में कटेगा वो अंकों का अंतर कहलाता है। जैसे देखिए संख्या को ले लीजिए 36, और इसको पलटिएगा तो 63, अंतर करिएगा तो 27 आएगा, और 9 से भागा दीजिएगा तो 3 आएगा। तो देखिए अंकों का अंतर 3 है कि नहीं? ऐसे और भी नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपको मन किया 25 लेने का, इसको उलटिए 52 और अंतर करिए, ये भी 27 से आया, तो 9 से भाग दीजिए तो 3 बार में आएगा। ये अंकों का अंतर 3 आया। तो अगर ये बोल रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या और इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या के बीच का अंतर 27 है, तो 27 को 9 से भागा देंगे तो 3 आएगा। ये अंकों का अंतर आया, यानी x - y कितना आया? 3। और ये दोनों का अनुपात 1:2 है। तो अंतर यहाँ 3 है, यहाँ अंतर 1:2 है, मैंने 1 का अंतर है। तो 1 को 3 बनाने के लिए कैसे गुना? 3 से, यानी एगो 6 रहा होगा, एगो 3 रहा होगा, यानी संख्या या तो 63 हो सकता है या तो 36 हो सकता है। यही ना हो सकता है संख्या? तो जो भी मेरा संख्या बना उसमें पूछ रहा है 63 लीजिए या 36 लीजिए, संख्या थोड़ी पूछ रहा है, वो तो अंकों का डिस्कस किया जा रहा है। तो बोल रहा है संख्या के अंकों का योग, तो संख्या के अंकों का योग 6 3 9, और फिर संख्या के अंकों का अंतर 3, फिर उसका अंतर 6। आगे हाँ, इसमें सेट बड़ी खतरनाक रहता है, ठीक ठाक रहता है। बताइए जल्दी जल्दी। बोल रहा है वर्ग का परिमाप 144 मीटर है, वर्ग का परिमाप है 144, तो भुजा निकाला 36, तो वर्ग का भुजा 36 है। चलिए ये वर्ग है और वर्ग की भुजा हमने कितना निकाल लिया? 36 निकाल लिया। आगे क्या बोल रहा है? आयत का क्षेत्रफल 1080 है, यानी एक आयत भी होगा, ठीक।
अगर ये आयत है तो आयत का क्षेत्रफल 1080 है, जो कि वर्ग के क्षेत्रफल से कम है। चलिए, यदि आयत की चौड़ाई वर्ग के भुजा के बराबर हो, यानी इसका जो चौड़ाई होगा वो 36 होगा, लंबाई मुझे नहीं पता है, तो वही पूछ रहा है, तो आयत का परिमाप बताइए क्या होगा। तो आसान है क्वेश्चन। तो इसका क्षेत्रफल दे रखा है 1080, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 36 दिया 8 होतल से, यानी लंबाई 30 निकल गया। तो जब लंबाई 30 निकल ही गया तब परिमाप नहीं निकल जाएगा। तो 2 इंटू एल प्लस बी, 66 दूना 132, कौन सा ऑप्शन? बी। आगे आइए, देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है 2x माइनस 3y बराबर छो समीकरण का लेखा चित्र बाई अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा। बाई अक्ष जब भी नाम ले लेगा, बाई अक्ष पर x का वैल्यू 0, तो x को 0 करिएगा तो हो जाएगा 2 गुना 0 माइनस 3y बराबर 6। तो यहां से सोल्व करिएगा तो माइनस 3y बराबर 6, यानी y बराबर कितना? तो y बराबर -2 है, x बराबर 0, बी ऑप्शन। शुरू में लिखाता है वो क्या कहलाता है, अब बाद में लिखाता है उसको। अब आगे करिए, 124, बताइए क्या होगा। बोल रहा है कि अनीता ने एक समस्या का समाधान करते समय पहले किसी संख्या में 25 घटाने और उसके बाद वर्ग माप निकालने। वर्ग, उसको वर्ग माप थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट किया है, यानी वर्ग किया है कैसे, पहले वो क्या किया है पता है, पहले 25 घटाया है फिर वर्ग किया है। मान लीजिए एक नंबर लीजिए x, इसमें 25 घटाया और उसके बाद इसमें वर्ग किया। अच्छा, और उसके बाद वर्ग माप निकालने के बजाय बजाय वो गलती से क्या कर दिया, गलत काम कर दिया। पहले संख्या का वर्ग कर लिया और बाद में 25 घटाया और पाया कि अरे फिर भी मेरा आंसर वही आ रहा है। तो बताइए वो सोची गई संख्या क्या था, सॉल्व कर दीजिए। ऑप्शन से रख सकते हैं, x की जगह 13 रखिए, 13 25 जाएगा, -12 का स्क्वायर 144, यहाँ 13 रखिएगा तो 13 169 माइनस 25 आ जाएगा 144, यानी ये ऑप्शन वो संख्या 13 रहा होगा। आगे बनाइए, इसको पढ़िए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत 12 साल है। औसत साल मतलब बराबर बराबर एज, एक एवरेज एज बता रहा है। इसमें से प्रथम 10 और अंतिम 5 प्रत्येक का 14 है। शुरू से 10 निकाल रहा है तब भी वो 14 आ रहा है, और अंतिम से 5 निकाल रहा है तब भी 14, तो शेष छात्रों की औसत क्या होगी, उसका भी 14 होगा। कैसे समझिए, जैसे अगर मैं बोलूं 30 छात्रों का औसत 12 है, तो 30 छात्रों का औसत 12 है और इनमें से प्रथम 10, इनमें से प्रथम 10 का जो औसत है वो कितना है, 14 है, और अंतिम से 5 या कहीं से 5 को रहे उसका औसत भी 14 है। तो 30 में से 15 हो गया तो बच गया कितना, इसका औसत आपसे पूछा जा रहा है। आप क्या करिएगा बताइए, पहले इसको काट लीजिए, 15 से एक बार में, सॉरी 5 से काटना चाहिए। अभी टोटल में से दोनों को घटा देंगे तो उसका निकल जाएगा। तो टोटल हो गया 12 छक 72, उसमें माइनस कर दिए 14 दूना 28 और 14 42, लेकिन ये तो टोटल तीनों का नहीं योग ना निकल गया, लेकिन मुझे तो औसत चाहिए, तो फिर से 3 से भाग, तो 2 में से 2 जाएगा 0, कितना 10 आएगा, 14 नहीं आएगा, तो गलत हो जाता ना। आगे बताइए, इसको करिए। कभी कभी काफी कैलकुलेटिव आ जाता है कुछ किस। बनाइए, इसको कैसे बनाते हैं, जैसे भी बनाते हैं थोड़ा दिमाग लगाइए। जब तक हम पेन वगैरह चुनते हैं कौन सही रहेगा, हमको तो पता ही नहीं चलता है। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा अनीता ने 120 कुर्सियां 440 रुपए प्रति कुर्सी की दर से खरीदा। इनमें से 30 कुर्सी को 60 रुपए प्रति कुर्सी लाभ पर, अच्छा,
30 कुर्सी को 60 रुपये प्रति कुर्सी लाभ, मतलब 440 रुपये कुर्सी खरीदा था तो 60 रुपये लाभ लेकर यानी 500 रुपये कुर्सी पर बेच दिया। हाँ 30 को, 75 कुर्सी को 80 रुपये पर कुर्सी फायदा लेकर के हो जाएगा। तो ये तो आप कर ही लीजिएगा, ये तो आसान है। फिर 36 रुपये हानि पर बेच दिया, तब ओवरऑल कैलकुलेटिव लेकिन थोड़ा सा हो जाएगा। आप यहाँ एवरेज वैल्यू ले लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। देखिए 120 कुर्सी है टोटल, है ना, जिसको खरीदा है 440 रुपये प्रति कुर्सी की दर से। अब उसको छोड़ दीजिए, वो लाइन से पढ़िए। तो 30 कुर्सी को क्या किया है, 30 कुर्सी को 60 रुपये फायदा लेकर, है ना, फिर आगे 75 कुर्सी को क्या किया है, 80 रुपये फायदा लेकर। अब बाकी बच गया कितना, 105, यानी 15 कुर्सी बच गया, और उसको हानि पर। आप एक कुर्सी का यहां से देख सकते हैं कि पर कुर्सी फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। अच्छा, आपसे पूछा भी क्या जा रहा है, उसे प्रति कुर्सी औसत लाभ क्या प्राप्त होगा। लाभ है तो पूछ रहा था, यहां से डायरेक्ट लाभ निकल जाएगा एक कुर्सी का, बस हो गया। लेकिन इतना बड़ा डेटा है तो इसको थोड़ा सा छोटा करिए। आप करिए कि आप 15 से काटिए, 15 से एक बार में 15 आप सोल्व करिए। 60 दूना 120 प्लस में, अब 8, एक कुर्सी पर 80 रुपया था, 5 कुर्सी पर 400 माइनस 36, कैलकुलेशन करिए। तो 4 एक 520, 520 में से 36 तो घटाना पड़ेगा नहीं, और ये 11 में से 3 जाएगा 8, 484 आया क्या। तो 484 बटा ना करे पड़ेगा, 5 2 7 1 8, ये हुआ प्रति कुर्सी लाभ। प्लस में वहां कैलकुलेशन करके आया मतलब लाभ होगा, माइनस में आता तो वो हानि हो जाता। 8 से काटिए, 8 पच्चे 40, 8 छक 48, सही है ना, जीरो, और 8 पच्चे 40, 60.5। अगर ऐसे नहीं बनाते तो ये जल्दी नहीं बनता है ना, तो नया नया तरीका सोचना पड़ता है। आगे चलिए, इसको करिए, पढ़िए। बोल रहा है tan a माइनस बी 1/√3 है, tan a प्लस बी √3 है, तो a और b का मान क्या होगा। आसान है, 1/√3 tan a में खोजिए किसका वैल्यू होता है, या 1/√3, दोनों का वैल्यू दे ले तो अच्छा है। 45 में 15 जाएगा 30, क्या tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। 45 15 60, क्या tan 60 का वैल्यू होता है √3, यही सही है। आगे बनाइए, इसको पढ़िए। बोल रहा है समतल मैदान पर खड़े एक टावर की परछाई सूरज के उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो गया। तो 7 से 30 हो गया तो छाया की लंबाई बढ़ गया 50 मीटर। तो टावर की ऊंचाई मैंने बोला था 30 से 60 की बात रहे, छाया 50 बढ़ गया तो हो जाएगा 25, और 25√3 आएगा वो 25√3, यानी डायरेक्ट इसको मार के जा सकते बिना फिगर के भी। लेकिन कैसे हुआ थोड़ा सा सीख लीजिए, सीखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए यहाँ सूरज रहा होगा, यहाँ नहीं, यहाँ रहा होगा सूरज, ये सन है, ये सन है कि कुछ और बना दिए, बोलिए। अगर ये सूरज है तो सूरज की वजह से, ये इसकी वजह से यहाँ पे छाया बन रहा होगा, तो छाया की लंबाई पहले से कुछ रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे सूरज जो है परेशान हो गया चलते चलते, तो वो नीचे आ गया, झुकने लगा, तो नीचे आ गया तो इसका छाया अब आगे बढ़ गया। तो छाया बढ़ गया, कितना बढ़ गया जी, 50 मीटर, 50 मीटर छाया बढ़ गया। तो पहले उन्नयन कोण कुछ और था, तो पहले उन्नयन कोण 60 डिग्री था ना, अब जो उन्नयन कोण बदल के हो गया वो कै डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो वही पूछ रहा है कि इसकी हाइट क्या है, मीनार है, टावर है, जोर है, खंभा है, सबका हाइट। 30 से 60 जाना है, 50 है तो 25 होगा, ये 25√3। कुछ डायरेक्ट बात को याद रखा कीजिए। आगे चलिए, इसको पढ़िए, लगता है सब क्वेश्चन एक ही में है ना। हम्म, बोल रहा है कि निर्देश इतना में निम्नलिखित
पढ़ लिए ना, पढ़िए आप लोग। निम्नलिखित प्रश्नों में से दो समीकरण 1 और 2 दिए गए हैं, दोनों समीकरण का हल कीजिए और उत्तर दीजिए। माने ए आंसर कब दीजिएगा बताइए? ए आंसर तब दीजिएगा जब x बड़ा हो 22 से या बराबर हो। बड़ा या बराबर रहेगा तब आपको ये देना है, और अगर छोटा या बराबर रहेगा तो बी देना है, और अगर दोनों बराबर या संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है तो आपको सी देना है, और डी देंगे, तीनों में रहेगा तो डी देना है। ठीक है, अब 129 में समझिए, इसको सोल्व करिएगा तो कितना आएगा? 129 को अगर सोल्व करिएगा तो कितना आएगा बताइए? तो डायरेक्ट आप 4 उधर 4/225 यानी 2/15 प्लस माइनस, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस ना, और उससे बाई का वैल्यू निकालिए। 29 नंबर में बता रहा हूं 129। हाँ, उसके बाद उसमें बाई का वैल्यू बताइए कितना होगा? तो 2 उधर जाके घट जाएगा, -2 स्क्वायर फिर करिएगा तो आ जाएगा बाई, बाई खाली आ जाएगा ना, तो स्क्वायर करिएगा तो 4/200 यही आ जाएगा क्या? क्योंकि अंदर है ना बाई, तो 2 स्क्वायर करेगा 225, बाई बराबर वही हो गया 4, बाई बराबर ये आ जाएगा। आप बताइए आप कौन सा आंसर दीजिएगा पहला वाला को देखकर? क्या ये बराबर हो सकता है? बराबर वाला तो है नहीं। ए आंसर कब देंगे? जब x बड़ा हो 22 से, तो बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या बराबर हो रहा है? नहीं ना। अच्छा, माइनस में भी है ये। अच्छा, अगर x बराबर 22 कहेंगे तो ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर इसमें उपयुक्त में से डी हो जाएगा। कोई डी कब मारना है? जब कोई संबंध आप स्थापित नहीं कर रहे हैं ना, तो बड़ा सी में सी, हमको सी बोलना चाहिए। लेकिन एक सेकंड, बराबर नहीं ना इसमें आया है। आप इसमें से आप ये देखिए कि ये बराबर तो हो नहीं सकता है पहला बात, तब बराबर वाला नहीं होगा तो आपको इसमें इसमें नहीं आना है। ठीक है, खाली बड़ा भी नहीं ना है, खाली बड़ा या खाली छोटा भी तो नहीं कर सकते हैं, तो आपको ए बी से तो पहले नंबर हटा दिया। अब आपको सी कब देना है? जब बराबर रहेगा, बराबर रहे, है ना? तो क्या ये बराबर है? नहीं है बराबर। ये तब सी मारेंगे जब बराबर भी रहेगा, उसके बाद इसमें या तो संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। लेकिन बराबर नहीं है, लेकिन आपको एक चीज समझ सकते हैं कि या करके बोल रहा है कि संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक्स वाई में कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। बराबर आएगा तब भी आंसर सी देना है, या संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है तब भी आंसर सी देना है। तो इसका आंसर सी होगा। आंसर आप लोग को भेज दिया जाएगा। ठीक है, आगे इसमें बताइए कितना होगा? अरे अरे, इसमें तो और किसी आदत हो गया था ना। चलिए 130 नंबर करिए। इसको सोल्व कैसे करिएगा? 3 से 4 लाना है, कैसे सोल्व करिएगा? तब -3 और -1 से आ जाएगा, तो x का वैल्यू इसमें से कितना आ जाएगा? तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू, x का वैल्यू 3 एक आएगा। और वहां पर तोड़िए, -4 और -3 से तोड़िए, ये अगर आप देखिएगा तो ये आ जाएगा y का वैल्यू कितना? 4 और 3। अब आप गौर से देखिएगा, बराबर तो है, तो पहले इसको आप वापस निकाल लीजिए। बराबर वाला है, अच्छी बात है जी। फिर क्या x बड़ा है कि y बड़ा है? y बड़ा, यानी x छोटा है। छोटा और बराबर वाला रिलेशन कौन सा ऑप्शन देगा? बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो आपको 130 का आंसर बी मार लेना है। सही है ना? अब आइए 131 में बनाइए। x² + 8x + 15 ये टूट रहा है क्या? हाँ, -5 और -3 से टूट रहा है। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा? यहां से x का माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, तो x का वैल्यू 5 3। अच्छा हाँ, आप माइनस डायरेक्ट बोल दिया ना तो हमको ध्यान में आ गया, ये तो प्लस में टूट रहा है, इधर ना आके माइनस होगा। अच्छा, आप डायरेक्ट आगे वाला बोल दिए। फिर आगे मुझे आप ये बताइए, 7×6 = 6 और 7 प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? -6 और -7। पहले आप ही बताइए, बराबर का है संबंध? बराबर का तो है नहीं। अच्छा, बड़ा छोटा को देख लीजिए, क्योंकि या करके है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x वाला वैल्यू जो है माइनस में छोटा है, तो माइनस में जो जितना छोटा रहता है उसका वैल्यू उतना ही बड़ा होता है। तो x बड़ा है किससे? y से, बिल्कुल बड़ा है। तो x बड़ा है y से, या
बराबर, बड़ा या बराबर है 22 से, तभी आपको ए आंसर देना है। तो इसका आंसर आपको ए देना है। तो आंसर समझ में आया? आंसर कौन कौन देना है? कई बार बना लेते हैं लेकिन आंसर गलत दे देते हैं, सही बना लेते हैं पर आंसर गलत दे देते हैं। तो हमें स्टेटमेंट को अच्छा से समझना है। आगे बनाइए। 132, 132 नंबर में आइए। आर्टिकल के अक्षरों को विभिन्न तरीकों से यादृच्छिक व्यवस्थित किया जाता है, तो स्वर के सम स्थानों पर आने की संभावना क्या है? व्यवस्थित किया जाएगा तो परमुटेशन का ही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जब सेलेक्ट करना होगा तो वहां पे कॉम्बिनेशन लगाइएगा। अब आप एक बात बताइए, आर्टिकल है तो आर्टिकल में कितने अक्षर हैं? 2 2 4 2 6 या 1 7। तो 7 अक्षर हैं। तो जिसमें से स्वर को आना है, स्वर के स्थान पर, स्वर को सम के स्थान पर आना चाहिए। तो सम के स्थान पर आना चाहिए तो कै गो बनेगा? जल्दी बनाइए। कै गो स्वर है इसमें? ए आई ई, 3 गो। तो एक चीज तो तय है कि यहाँ पे 7p3 नीचे आ जाएगा, सही है ना? और जिसमें से बोला जा रहा है कि इसमें से स्वर के सम स्थानों पर आने की क्या प्रयोगता, तो सम स्थान वाला कै गो है? 3 गो। तो ये हो जाएगा क्या चीज? जल्दी बोलिए। 3p3, सही है ना? सम स्थान पर सम स्थान कै गो है? 2 1 2। नहीं नहीं, सम स्थान पे इसको अरेंज करना है, जो है उसको नहीं, आपको अलग से अरेंज करना है सम स्थान पे। तो आपको 3 जगह रख सकते हैं ना। तो ऊपर जो है फैक्टोरियल 3 लिखा जाएगा। ऊपर क्या लिखा जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पर फैक्टोरियल 3। तो ऊपर लिखाएगा फैक्टोरियल 3, और नीचे जानते हैं क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 7। अब बटा 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 3 और 4 ऊपर चला जाएगा, अब बटा में फैक्टोरियल 7। अब सोल्व करिए। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है बताइए? है? हाँ, 3 गुना 2 6 हुआ तो आसान है। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 या 12 दूना 24, तो याद होना चाहिए कम से कम। फैक्टोरियल 7 सच है कम 42, 7 गुना 6, 4 तो कट जाता वैसे भी, तो बेकार आगे बढ़े नहीं। आगे 24 डायरेक्ट कर देता हूँ, तो इससे ही कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 1/35। यानी कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे फिर आज मैंने कि लेट से स्टार्टे किए आज, समझे ना? आज लेट से स्टार्टे हुआ थोड़ा सा। कराए LTS 38 डिग्री है। पहले तो फिगर गलत सलत बना दिया है, मैं बनाता हूँ इसको सही से। ये फिगर यहाँ जाएगा, ठीक है? ये इसको आप नहीं समझिए, कुछ है ये नहीं है, ये एल है, ये एल है। अब सुनिएगा गौर से, ये अगर 38 डिग्री है स्पर्श रेखा के साथ, इजीवा के साथ क्या डिग्री कौन बन रहा है? तो पूछ रहा है ये वाला एंगल क्या होगा, इंडिकेट भी कर दिया है। तिरहत TOL बताइए। TOL बाहर वाला रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है। इसको आप करिए क्या, इसको यहां से ज्वाइन कर दीजिए। और एगो थ्योरम आपको याद होगा, जब भी ऐसा फिगर रहता है तो स्पर्श रेखा इस जीवा के साथ जितना बनाएगा, तो इस जीवा को छोड़ दीजिए, बाकी जो 2 जीवा बच रहा है उसके बीच का उतना ही एंगल बनता है। ये आपको थ्योरम याद रखना है। कभी भी कोई भी फिगर रहे, मान लिया जाए कि इस तरह से है, और इस तरह से अगर कभी भी आपको मिल जाए, और ये वाला एंगल आपको पता है, ठीक? तो ये वाला एंगल आपको पता है, आपको और भी दूसरा तरह से बनाना चाहिए था ना, ऐसा बनाना चाहिए था। वही वाला फिगर में समझिए ना, ये वाला जीवा के साथ स्पर्श रेखा 38 डिग्री थे, जीवा को छोड़कर बाकी 2 जीवा बच गया, तो जो 2 जीवा के बीच जो एंगल बनेगा वो 38 डिग्री ही बनेगा। अगर यहाँ 38 बन रहा है तो इस चाप के द्वारा यहाँ 38 बन रहा है, तो इसके केंद्र पर 38 दूना 76 बनेगा। तो ये 76 बना है तो बाहर कितना बनेगा? 360 माइनस 76, 200। बोला 360 में घटाइए ना 76, 10 में छो गया 4, हाँ 284 डिग्री। कौन सा ऑप्शन? चलिए आगे बनाइए।
134। इसको पढ़िए। कह रहा है एक घन के प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। पहले अगर भुजा मान लिया जाए कि एक रहा होगा, पहले भुजा अगर ए रहा होगा तो आप भुजा कितना हो जाएगा, 2 गुना, है ना। तो अगर भुजा से हम क्षेत्रफल आपसे पूछ लें, तो भुजा से क्षेत्रफल आने के लिए बताए थे ना, स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, काट पर छाट करिएगा तो 1 4 का आएगा। लेकिन पूछ रहा है क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो 1 से 4 हुआ, 3 बढ़ गया, तो 1 पर 3 बढ़ रहा है तो 100 पर कितना बढ़ेगा, 100 पर जितना बढ़ेगा वही तो परसेंट वृद्धि कहलाता है, तो 300। आगे करिए। टेन थीटा 1 है तो डायरेक्ट थीटा निकल गया ना, थीटा बराबर कै डिग्री हो जाएगा बतावा। तो थीटा बराबर यहाँ से आप 45 डिग्री ले लीजिए, तो थीटा 45 लीजिएगा तो हो जाएगा 8 गुना साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, और नीचे आ जाएगा साइन क्यूब, तो 1/√2 का क्यूब करिएगा तो 1/2√2 आ जाएगा, ये भी 1/2√2 आ जाएगा, और 7 गुना कॉस थीटा 1/√2 आ जाएगा। तो 8 5 13 बट्टे कितना आ जाएगा, √2, और यहाँ आ जाएगा -1 बटे आ जाएगा 2√2, है ना। अब प्लस आ जाएगा 7/√2, है ना, तो इसको 2 से ऊपर नीचे कर लीजिए चुपचाप गुना, ताकि सेम हो जाए। तो ये देखिए 13/√2 तो है, ये है, और यहाँ 14 में से 1 जाएगा, 15 बटे हो जाएगा 2√2। तो भारी कैलकुलेटिव कर दिया हम, जितना जल्दी करना चाहते हैं उतना घुमा देता है। चलिए अब सोल्व करिए, इसे ही कट जाएगा ना, 13×26/15, कौन सा ऑप्शन है, 2 आंसर आ रहा है। कट्टल उटल है क्या ऊपर, थीटा हो रहा था 45 रखने तो आस, कहाँ जी, अच्छा फिर से देख लीजिए उसमें क्या, थीटा तो 45 सही है, तो 45 रखेंगे 1/√2। यहां पे आप अगर देखिएगा सोल्व करके, इसको 2 से गुना करिए, इधर सही है ना, तो कट गया, 13/2√2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, आ गया 2। तो ये कैसे ऐसे हो गया यहाँ, हाँ हाँ, ये वाला गलत है, सुनिए जी, ये गलत है, 14 में से 1 जाएगा, 13/2√2, आई 13/√2 है, ऊपर चला जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं समझ रहे होंगे तो पता नहीं, 2√2 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा, तो 13 से 13 कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, 2 आया, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कभी कभी हो जाता है जल्दी जल्दी में। चलिए इसको करिए। आगे पढ़िए। दो संख्याओं का लसा 495 है और मसा 5 है। मसा का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या जो रहेगा वो मसा के मल्टीपल में रहता है, ठीक है, पहला सोच। कह रहा उन संख्याओं का योग 100 है तो अंतर बताइए। तो संख्या अगर मानने की बात करेगा और मसा अगर दे देगा, तो आप मसा के मल्टीपल में दो संख्या मान लीजिए, ओके। और दोनों का लसा बता रहा है 495, तो 5x और 5y का लसा बताइए कितना होगा। तब 5xy बराबर आ जाएगा 495, सही है ना। तो 5 से इसको काटिए 99 बार में, यानी एक्स वाई 99 आ गया। अब फिर बोल रहा है कि जोड़ते हैं तो 100 आता है, तो जोड़िएगा तो 100 आएगा, 5 कॉमन ले लीजिएगा तो x + y कितना 20। डायरेक्ट दिमाग में लगाइए, जोड़ने पे 20 और गुना करने पे 99, ऐसा कोई दो नंबर है, 11 और 9, बस हो गया खत्म। तो कह रहा है दोनों का अंतर बताइए। नहीं ना, तो 11 और 9 क्या आया, एक्स का ना वैल्यू आया, एक्स का 11 और वाई का 9 आया। लेकिन हम तो नंबर माने थे क्या चीज, 5x 5y, तो 11 पचे 55 और 9 पचे 45, अंतर करिएगा तो कितना आएगा 10, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है।
बोल रहा है एक वायुयान किसी दूरी को 244 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 5 घंटे में जाता है। देखिए वहां पे चाल देल है और समय देल है, तो चाल समय रहता है तो तीसरा कौन होता है? दूरी। तो दूरी निकालिए, तो 240 गुना 5 करिए 1200, यानी दूरी आपने निकाल लिया 1200। अगर दूरी आपने 1200 किलोमीटर निकाल लिया है, इस 1200 किलोमीटर को जाएगा इतना घंटा में, तो चाल पूछ रहा है क्या होगा, तो डिवाइड कर दीजिए 3 और 2 5/3 से। तब 1200 को 5/3 से डिवाइड करना है, 24 बचे 20 से, सही काटे हैं हम 720। ऑप्शन डी तो बड़ा कॉन्फिडेंस से आप लोग मारते हैं। चलिए ठीक है, आगे 138, इसको पढ़िए, पढ़ते पढ़ते लेकिन आंसर हो जाना चाहिए। वाह राइट, इसलिए ना कहते हैं पढ़िए। देखिए आंसर भी कर दिए। तो किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 क्रमिक पूर्णांक है। क्रमिक मतलब लगातार, तो लगातार ट्रिपलेट एक है ही है, उसका नाम है 3 4 5, और कोई है ही नहीं। तो पूछ रहा है छोटी भुजा क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। है ऑप्शन, जो आसान रहता है उसका ऑप्शन देता है। इसको पढ़िए, इसको भी पढ़ते पढ़ते आंसर हो जाएगा, जल्दी से करिए। बोल रहा है परीक्षा में हरि ने कुल पूर्णांकों के 80% से 8 अंक कम प्राप्त किया, और रवि ने क्या किया 70% से 5 अधिक अंक प्राप्त किया। इस प्रकार रवि के प्राप्तांक हरि से 2 कम लाया, तो रवि का प्राप्तांक पूछ रहा है क्या होगा। देखो हरि ने क्या किया 80% लाया, जो भी रहा होगा, मान लीजिए पूरा अपने आप में 100% रहा होगा मार्क्स, तो 80% से वो 8 कम लाया, और रवि ने कितना लाया 70% से 5 अधिक लाया, और ये दोनों के जो मार्क्स आया उसका जो अंतर है वो कितने का है 2 का। बस सोल्व हो गया। 80 में 70 गया 10%, और यहां से -8 -5 -13 उधर जाके प्लस। हाँ तो पूछ रहा है आपसे कि रवि का प्राप्तांक क्या है, तो रवि का प्राप्तांक ये रहा 70% + 5। तो यहां से आप 70% कैसे निकालिएगा, तो 10% का वैल्यू 15 है, तो 70 लाने के लिए कैसे गुना, तो 70% का वैल्यू कितना आ जाएगा 105। ये आ जाएगा 105 + 5 यानी 110। सही है। आगे इसको पढ़िए। बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज का इतना % वार्षिक दर से 3 वर्ष के बाद इतना रुपया देना होता है, तो वर्तमान मूल्य क्या है। ये सब रेट का खेल है, बस रेट का गेम है, रेट को पकड़िए। 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन निकालिए जल्दी से, 1/6। ये ब्याज लगता है हर साल, इसका मतलब मूलधन अगर रहा होगा 6, तो 1 का ब्याज होकर के बन गया होगा 7। आइए 3 साल गया है तो क्यूब कर दीजिए, ये 216 है 343। लेकिन वर्तमान 3 साल बाद बोल रहा है 343 पर 2 गो जीरो बनता है, तो आज के डेट में भी 2 गो जीरो बना देंगे, यानी पहले रहा होगा कितना ये। सही है। आगे करिए 141, पढ़ते पढ़ते इसको आंसर करिए। सवाल को अगर सही से पढ़ लिया जाएगा ना तो उसका जवाब मिल जाता है। बोल रहा है एक शंकु और एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर है। आधार जो होता है वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दोनों का बराबर रहा होगा, मतलब रेडियस सेम रहा होगा, बात खत्म हो गया। अब बोल रहा है इनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है ये पहले बताइए। πr_l शंकु है, और दूसरा में कौन है बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठ बोलिए, लेकिन आर दोनों का सेम रहेगा। IH इसका कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, बस खत्म हो गया। πr से πr गया, IL हो जाएगा 6। तो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन ही 141 तक सेट हो पाया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बातचीत करिए हमसे।